नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर डी.के. असवाल हैं। डी.के. असवाल साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति प्राप्त की है। वर्तमान में आप डायरेक्टर हैं हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ग्रुप, जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, प्रतिष्ठित विश्व प्रसिद्ध संस्थान के आप निदेशक हैं। और उसके साथ में आप पूर्व में जो फिर से भारतवर्ष की शीर्ष संस्था रही है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उसके आप निदेशक रहे हैं और सेक्रेटरी रहे हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के। और उसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है और जो पोजीशंस और जो आपके एक्कोलेट्स हैं, जो आपको सम्मान प्राप्त हैं। तो आप आज यहाँ हमारे साथ हैं यूकॉस्ट में और हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार असवाल। इसलिए आपका अभी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यूकॉस्ट से जुड़े हुए हैं, हमारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद से। और 11 तारीख को हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाना है, तो आप इसके विषय में भी बताएं और आगे को फिर ये वार्तालाप जारी रहेगा। नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। एंड यूकॉस्ट तो हमारे दिल में बसता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में के बगैर कुछ हो नहीं सकता। और जैसे आपने बताया कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाएगा, इसी दिन भारत ने अपना द्वितीय न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में संपन्न किया था। न्यूक्लियर वेपन स्टेट होना बहुत बड़ी बात है। जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम होमी भाभा ने स्टार्ट किया था, शुरू में तो फ्रांस, कनाडा और अमेरिका ने हमको सपोर्ट किया ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकें। लेकिन जब ये लगने लगा कि इंडिया के अंदर सामर्थ्य है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना सकें, और मैं आपको ये बता दूं कि जो 5 स्टेट्स हैं वर्ल्ड के अंदर जिनके पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर इसलिए है कि वो उस टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट थे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे। और आपको पता है 5 कंट्री हैं आपकी, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड यूके। एंड ये कहा गया था कि इसके बाद कोई टेस्ट नहीं करेगा। एंड दे आस्क्ड एवरीवन टू साइन द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो जब ऑफकोर्स जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि एनपीटी साइन नहीं की। और जब एनपीटी साइन नहीं किया तो हमारे पास एक स्कोप हमेशा रहा। तो उस टाइम पे 1974 में जो 18 मई को आने वाली, मई बहुत ख़ास है हमारा, तो 18 मई को पोखरान 1 की 50वीं सालगिरह है। 1974 18 मई 1974 को आज 2024 में हमारे 50 साल हो जाएंगे। सारी सैंक्शन हमारे ऊपर थी। तो जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर की सारी चीज़ें, यूरेनियम को कैसे रिफाइन करना, डिज़ाइन, ये वो, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, हम सक्सेसफुल हो पाए। उसके बाद वैज्ञानिकों को लगा कि टेस्ट अलग चीज़ है और वेपन का डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा अलग चीज़ है। तो वाजपेयी जी ने वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई, कहा कि हम जो विकसित देश हैं उनको हम देख लेंगे, आगे बढ़िए। और 11 मई को जो है जो देखा वो पूरे वर्ल्ड ने देखा, और उसका रिपरकशन इतना ज़बरदस्त हुआ पूरे वर्ल्ड में। उस टाइम में जापान में था, और उसके पहले जब हम लोग बात करते थे जापानीज से या जो हमारे कलीग अमेरिका में थे, अच्छा आप भारत से हैं। जब ये हो गया और पूरी दुनिया में गए, अच्छा आप भारत से हैं, तो सेम वर्डिंग आपकी अलग हो गई। ये दिखने लग गया कि इंडिया एक सामर्थ्य है। और हम लोग जो बीआरसी के जो साइंटिस्ट थे जो अलग अलग देशों में थे, कई लोगों को तो बोला गया कि भाई आप तो निकले स्टेट हो, आज सामान पैक करो और कल निकल जाते हो। बिल्कुल 24 घंटे में कई साइंटिस्ट जो जर्मनी में थे, जो अमेरिका में थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उनको टिकट लेकर के बोला आप जाओ घर हो, उसके बाद विमान को लगा। इतना कई चीज़ है भाई। लेकिन इसको होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा। हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई विकसित भारत की, और अभी
आपने देखा होगा कि जो प्रेस्टाइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं 700 मेगावाट के, वो पूरी की पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वो टेक्नोलॉजी किसी और के पास है भी नहीं। तो हमने अब 700 मेगावाट की अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसके अंदर की कैदा के अंदर 2 यूनिट हमारी अब काम कर रही हैं, राजस्थान में 2 यूनिट आ रही है, और इसके बाद हर 1 साल में एक नया रिएक्टर प्रेस्टाइज हैवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट देश के नाम पे समर्पित होगा। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बहुत से भ्रांतियाँ लोगों को थी कि भाई रेडिएशन पोल्यूशन करेगा, ये करेगा। और अभी हमने एक इंटरनेशनल जर्नल जिसका नाम है द साइंस ऑफ टोटल एनवायरनमेंट, उसमें हमने पिछले 20 सालों की एनालिसिस करी कि हमारे रिएक्टर कितना रिलीज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी। और आपको ताज्जुब होगा कि जितना नेचुरल बैकग्राउंड है उसका 1 मिलियन टाइम 10 लाख गुना कम इमिट करते हैं हम लोग। बताइए, कुछ भी नहीं करते हैं। एंड ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, ग्रीन हाउस इमिट नहीं करते, रेडिएशन इमिट नहीं करते, ऑलमोस्ट नॉन पोल्यूटिंग, जीरो नॉन पोल्यूटिंग। इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसे क्लीन टेक्नोलॉजी, दैट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो भ्रम है रेडिएशन का कि रेडिएशन से नुकसान होता है, मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल गिमिक था उस टाइम पे। कि भाई हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, हम किसी और को बनाने नहीं देंगे, तो हम सुपर पावर है। अब लोगों को डराया जाए, कैसे डराया जाए कि बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, रेडिएशन खराब है, इस्तेमाल नहीं करना है। उसके अलावा जब आपने स्ट्रिंजेंट कंडीशन डालते हैं तो आपकी जो रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो गरीब आदमी है अगर उसको बहुत बड़ी चीज़ बने तो बना ही नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इंडिया की हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन जो साइंटिफिक लीडरशिप रही होमी भाभा की और भटनागर की और कई नामी गिरामी कैसे लोग, तो उसके बावजूद भी कई टेक्नोलॉजी हमने बनाई। अब आप देख रहे होंगे पिछले 1 डिकेड के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे आई हैं जो कि इंडिया की अपनी है। ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, स्पेस में आपकी सैटेलाइट्स हैं। अब जो एक ट्रांसफॉर्मेशन था कि किसी ज़माने में सारे के सारी गवर्नमेंट ओन्ड हुआ करती थी। विकसित देश में क्या होता है कि मेक इट ए बिजनेस, मेक इट मनी अर्निंग, एडवांस इट। तो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसे आपका अमेरिका के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, ये सरकार की नहीं है, ये प्राइवेटाइज्ड है। तो अब हमको ये ज़रूरत है कि हम कोशिश करें कि ये प्राइवेट हाथों में जाए, बट सेफ हैंड्स में। और उसके लिए हमारे पास में काबिल लोग हैं जो ये कर सकते हैं। स्पेस का एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक बात कि स्पेस के अंदर जो लार्जली जो इंडस्ट्री है, स्पेस इंडस्ट्री सब प्राइवेट इंडस्ट्री है, इसलिए उनको सपोर्ट करती है। DRDO के अंदर ये एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है जहाँ पे कि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट इसको खाली कंट्रोल करती है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि हमारा एनर्जी का इतना बड़ा सेक्टर है, हमने फॉसिल फ्यूल से करके, सोलर से करके, हाइड्रो से करके, न्यूक्लियर एनर्जी जितना हार्नेस करने की, और इस विशाल देश के लिए, और आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद हम न्यूक्लियर एनर्जी कितनी इस समय हम टैप कर पा रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कितना पोटेंशियल है इस अभी जो पोटेंशियल है बहुत है आज के दिन में। पहली बात तो ये बता दूं मैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपको 24/7 बाई ईयर्स रहता है। हमारे रिएक्टर्स का रिकॉर्ड है कि 3 साल 4 साल तक वो अनइंटरप्टेड चलते रहे, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी खाली 1.8% ही हम बनाते हैं। लेकिन जो बिजली का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है कि वो कंडीशन डिपेंड करता है ना। ठीक बात है। ये सोलर पैनल्स हैं, जब धूप रहेगी तब चलेगा, दिन में रहेगी तो दिन में आपकी बहुत प्रोड्यूस होगी, रात को आपको नहीं होगी, तो आपको फिर स्टोरेज लगाना पड़ेगा। तो ये 24/7, ये 24/7 अनइंटरप्टेड फॉर ईयर्स ऑल। तो जो हमारी जो ग्रिड है, तो ग्रिड के अंदर जो बेस लोड चाहिए होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस करती है। दूसरी एनर्जी कोई नहीं है ऐसी। थर्मल एनर्जी बट देन दे पोल्यूट लॉट। थर्मल में भी यही है। तो अब ये जैसे COP 28 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें कि सारे देश मिले थे, एंड फाइनली अभी रियलाइज हो गया
कि जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज द थर्मल पावर प्लांट्स। तो 2070 तक हमको ग्रीन लानी पड़ेगी, और ग्रीन लाने के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करना पड़ेगा कम से कम। एंड आपकी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूकोस्ट, जो पब्लिक तक जाते हैं, जो बताते हैं कि भाई साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, और परसेप्शन पे मत जाओ, परसेप्शन वाज क्रिएटेड। तो जो आपका माध्यम है कि रेडिएशन सेफ है, हम लोग जब यहाँ बैठे, हम आपस में बैठे हुए हैं, तो करीब करीब 1 लाख फोटोन गामा की पर सेकंड हमारी बॉडी से बाहर हो रही है। तो मिथ बस्ट करने के लिए आपकी जैसी जो रेडियो कार्यक्रम है बहुत अच्छे कार्यक्रम है। और इसमें ये भी समझना होगा कि जो रेडिएशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रेडिएशन अगर नेचर में ना हो, कुछ नहीं हो सकता। आज तक साइंटिफिकली ये समझ में नहीं आया है कि जो ये गामा फोटोन है ये ह्यूमन बॉडी को करते क्या है। तो एक चैलेंज होता है यंगस्टर्स के लिए, जो नए बच्चे हैं जो समझ रहे हैं साइंस को, कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जब गामा फोटोन पड़ेगा तो क्या असर करेगा। बिल्कुल ठीक, ये आंसर नहीं हुए हैं आज भी। आंसर क्वांटम से लेके हो रहा हो, ये पूरी जो साइंस है ये इवॉल्व होनी चाहिए, और बिन साइंस कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है सर। और क्योंकि उत्तराखंड में हम इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम कहते हैं कि हमको एक साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और क्योंकि इस राज्य को भी अब 25 वर्ष हो जाएंगे अगले साल में, तो हमने कुछ इसी तरह से कोशिश हुई है कि जैसे साइंस सिटी बन रही है, ये एक रीजनल साइंस सेंटर है अभी अल्मोड़ा में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में भी बन रहा है, और पूरे 13 जनपदों में सरकार का सहयोग रहा है। हम 13 जनपदों में साइंस सेंटर्स बन रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा याद के। और उन साइंस सेंटर्स में इनोवेशन लैब्स भी हैं, उनमें AI से लेके पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर से लेके एक पूरा STI का एक इकोसिस्टम बना के, और हम किस तरह से नॉलेज सेंटर से उनको जोड़ सकते हैं ताकि एक पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। इस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। इस पर आप अपना, ये आपका बहुत ही सराहनीय कदम है, और इसकी मैं बहुत आपको बधाई भी देता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक विज्ञान केंद्र बनाने की कोशिश की है। आप ये देखिए कि साइंस आपकी लोकल हो सकती है, टेक्नोलॉजी भी आपकी लोकल हो सकती है, बट उसका रेमिफिकेशन ग्लोबल है। और आपने जैसे शुरू में कहा कि अगर साइंस टेक्नोलॉजी उन्नत है, एडवांस है, तो वो सोसाइटी वो इकोनॉमिकली भी विकसित होगी, और उसका पूरा का पूरा, क्योंकि वो नॉलेज बेस पे है, वो हमेशा अच्छा करेगी। मैं अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। प्रश्न क्या है कि आपसे इसका बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि उत्तराखंड राज्य छोटा सा राज्य है आबादी के लिहाज से, तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी है, लेकिन जो आप यहाँ के नॉलेज इंस्टीट्यूशंस देखें, करीब 40 के आसपास हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ साथ 120-130 के आसपास हमारे PG UG कॉलेजेस हैं। कुल मिला के 400-500 जो हमारे पॉलीटेक्निक्स, IITIs ये हमारे पास हैं। IIT यहाँ है, IIM यहाँ है, AIMS यहाँ है, NIT यहाँ है। तो एक कुल मिला के एक जो एक नॉलेज स्टेट की रोल होता है, भूमिका होती है, मेकिंग ऑफ अ नॉलेज स्टेट होता है, वो सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ हैं। अब हमारे जो पूरे हम कनेक्ट कर रहे हैं कि चाहे AI की हो, चाहे कनेक्टेड डिजिटल लाइब्रेरीज हों, ये पूरे के पूरे, और पूरे सीमांत में, चमोली में भी हो, उत्तरकाशी में भी हो, पिथौरागढ़ में भी हो, क्योंकि कुछ इस तरह का था कि हम देहरादूनी को एक तरह का एक ही जगह पर ये सारी की सारी स्थापित नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा प्रदेश के लिए है, ताकि एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में हमारा नेटवर्क बने। तो एक रोल मॉडल की तरह से ये राज्य स्थापित हो, और पूरे हिमालयी जो श्रृंखला है अरुणाचल से लेके और कश्मीर तक की, और इस तरह का एक अगर एक सुंदर सा प्रदेश बनेगा, जिसके बारे में आपने अक्सर कहा है, किस तरह से इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो जो आपके जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में सारी खूबियाँ हैं, आपकी मैन पावर है, आपकी रिसोर्सेज है, आपका जो बैकग्राउंड है वो बन चुका है। अगर आप अंग्रेज़ों के ज़माने से भी देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द पाथ। उस ज़माने में उन्होंने अपनी अपनी जो छावनियाँ बनाई थी या जो बनाए थे वो रिमोटेस्ट स्टेट में बनाए थे, जैसे खासकर एक जगह है, लैंसडाउन एक जगह है, ऐसे कई जगह उन्होंने, नैनीताल है,
तो उस ज़माने में देखिए कि आपने कैसे उन्होंने लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। उसका रीज़न क्या होता है कि जितना आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे उतनी चीज़ें आपकी यूनिफॉर्मली ग्रोथ होगी। तो आप ये सही कर रहे हैं, और आपका जो ये हर स्टेट में एक साइंस सेंटर है वो अच्छा रोल मॉडल है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये जो नया आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ साइंस विदाउट द इंटायर उत्तराखंड स्टेट, इनवाइटिंग पीपल, आस्किंग फॉर देयर ओपिनियंस एंड टेकिंग लेसन्स फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस। तो आप सर आए, आपने धन्यवाद। इतना सुंदर आपके साथ ये वार्तालाप रहा है, और निश्चित ही क्योंकि हम 2025 उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और जो विकसित भारतवर्ष और विकसित उत्तराखंड की इसी श्रृंखला में ये भी पूरा का पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप आए और आप सदैव यहाँ से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार।